नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, भारत अब महिला नेतृत्व वाले विकास मार्ग पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का करेंगे दौरा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मॉरिशस में भारतीय सहायता से निर्मित परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को दी मंजूरी। गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द पोर्टल होगा लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जूनागढ़ में ब्रह्मानंद विद्याधाम में शिक्षा व सेवा संबंधी विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कहा, मोदी सरकार देश की सुरक्षा में नहीं छोड़ रही है कोई कोर कसर। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद होंगे आमने सामने। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी योजना लाभार्थियों से बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वे लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बीता दशक नारी सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा का रहा है। अब सरकार की प्रतिबद्धता है नारी नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना। लखपति दीदियों के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात और अपने अनुभव और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा करना गौरवशाली पल रहा। महिला नेतृत्व में सफलता की कहानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था भी रही। प्रधानमंत्री की नवसारी यात्रा के दौरान सुरक्षा की कमान संभाली महिलाओं ने। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने 25,000 स्वयं सहायता समूहों को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में 90 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और उनकी सरकार ने इनका बजट 5 गुना तक बढ़ा दिया है। समूहों को 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशनो आत्मा भारतना गामडामां छे। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद अपराधों के खिलाफ तेजी से अब न्याय सुनिश्चित हुआ है और दोषियों को सजा मिली है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़ितों को अब समय सीमा के अंदर न्याय मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार की जी सफल और जी मैत्री योजनाओं का भी शुभारंभ किया। जी सफल के जरिए अंत्योदय कार्ड धारकों को आजीविका के नए संसाधन प्रदान किए जाएंगे। वहीं जी मैत्री के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने वाले उद्यमशीलता को मदद दी जाएगी। नवसारी से सुयश और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवसारी में लखपति दीदियों के साथ बोर्ड रूम शैली में बातचीत की और ये बातचीत ठीक वैसे ही थी जैसे पीएम कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक नोटपैड और पेंसिल भी थी और वो चर्चा के प्रमुख बिंदुओं को नोट भी कर रहे थे। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही वे लखपति दीदियां बनने में सफल हुई हैं। लखपति दीदियों के सकारात्मक अनुभव और प्रगति को सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं और आने वाले समय में ये संख्या 5 करोड़ तक करने की योजना भी है। महिलाओं ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ वर्षों में वे लखपति दीदी कार्यक्रम की जगह करोड़पति दीदी कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। महिला દિવસે અમને આ માન સન્માન મળ્યું છે અને બહુ જ ખુશ છીએ। महिला दिवस दुनिया भले ही आज महिला दिवस मनाता हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और हमारे देश की संस्कृति में मातृ देवो भव से शुरू होता है और हमारे लिए 365 दिन मातृ देवो भव होता है। मैं शिवानी महिला मंडल में हम बीड वर्क का काम करते हैं, मोतियों का, जो हमारा सौराष्ट्र का कल्चर है सर। हमने 400 से ज्यादा बहनों को तालीम दी है बीड वर्क की। 11 बहनों में हम जो 3-4 बहनें हैं वो मार्केटिंग का काम संभालते हैं और 2 बहनें सब हिसाब किताब मार्केटिंग वाले बाहर जाते हैं। हाँ सर, आउट स्टेट में सब जगह। मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया है। हाँ सर, पूरा कोई मेजोरिटी कोई सिटी बाकी नहीं रखा। मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना था, मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचा देंगे। पक्का प्रॉमिस करा देंगे। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। मेरा खुद का 2.5 से 3 लाख तक का मेरा खुद का है। मेरी जो दीदियां है वो 2-2.5 लाख से ऊपर कमाती है। सर, आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तो हम महिलाएं इतनी कठिनाई के बाद भी यहाँ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और लखपति दीदी बन गए। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है तो क्या लगता है लोगों को? सर सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर, और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं। आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। मुझे एक बहन मिली थी, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना नहीं आता था, मैं ड्रोन चलाती हूँ। हम प्लेन तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन ड्रोन तो उड़ा के पायलट तो बन गए। पायलट बन गए। ત્યારે મારા પાસે ખાલી 12 જ બહેનો હતી, 12 બહેનોથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। અત્યારે ગ્રામ 8માં 75 બહેનો કામ કરે છે। કેટલું કમાતા હશે બધા બહેનો? અત્યારે જે રાધેકૃષ્ણ મંડળની વાત કરું તો અહીંયા બહેનો પશુપાલન અને ભરતભૂષણ 2 કરે છે। એ 12 મહિનાના 9.5-10 લાખની આસપાસ કમાય। 10 लाख रुपया? हाँ, એટલા કમાય છે। ऑनलाइन जो बिजनेस के मॉडल होते हैं उसमें आपको एंटर होना चाहिए। मैं सरकार को भी कहूंगा आपको मदद करें। दुनिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में महिलाएं सिर्फ घर काम करती हैं, जो कल्पना ऐसा नहीं है। वो भारत की आर्थिक शक्ति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य जो है वो देश को बहुत लाभ करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के पिछले अंक में कहा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा और इन महिलाओं ने शतरंज से लेकर विज्ञान, ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से लेकर सुलभता और समावेशी विकास तक विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी कहानी और अनुभव साझा किए और भारत की नारी शक्ति की ताकत बयां की। नारी शक्ति का सम्मान। प्रधानमंत्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। महिलाओं ने अपनी सशक्त उपलब्धियों को किया साझा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इन 6 महिलाओं की सशक्त कहानियों को उजागर करके नारी शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन महिलाओं का सफर अलग अलग है।
प्रधानमंत्री मोदी की पहल के माध्यम से देश की जनता को इन्हें देखने का अवसर मिला। पीएम मोदी का सोशल मीडिया हैंडल की जिम्मेदारी चेन्नई से वैशाली रमेश बाबू, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा से अनीता देवी, भुवनेश्वर से एलिना मिश्रा, राजस्थान से अज्यता शाह और सागर से शिल्पी सोनी के हाथों में थी। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके दुनिया देश को बताया कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है। और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे भारत इंडिया में सबसे बड़ी तलवार मेरे हिसाब से महिला है, क्योंकि गांव में अगर आप देखें 7 लाख जो हमारे गांव हैं और 800 मिलियन जो महिला हैं, उनकी आवाज़ अब निकालना बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज करा इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ और प्राइड है कि मैं प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ। मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें ये डाला था कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट हो, उनको मेन स्ट्रीम कर पाएँ हम और इंक्लूजन कर पाएँ हर फील्ड में। इन महिलाओं ने शतरंज से लेकर विज्ञान, ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से लेकर सुलभता और समावेशी विकास तक विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी कहानी और अनुभव साझा किए तथा भारत की नारी शक्ति की ताकत और अधिक समावेशी तथा सशक्त राष्ट्र की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। ऐसा पहली बार नहीं है जब विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को संभाला। इससे पहले भी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को 7 महिलाओं ने संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया ने आधी आबादी का सम्मान किया, तो महिलाओं की अगुवाई में सरपट विकास की गाथा लिख रहा हमारा देश भी पीछे नहीं रहा। महिला दिवस के अवसर पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों की धूम रही। देखिए एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया ने आधी आबादी का सम्मान किया। इस मौके पर देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नारी शक्ति ने भी समाज के सामने सशक्त भूमिका पेश की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में संविधान सभा की महिला सदस्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारत के संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसद के बजट सत्र के दौरान आयोजित की गई। इसका उद्देश्य संविधान निर्माण में महिला सदस्यों की भूमिका को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जहां मां, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो वहीं जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान की महिलाएं और कैसे आगे बढ़ें। आज भारत की संसद में उन 15 महिलाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने संविधान निर्माण में विशेष रूप से भूमिका निभाई, उसको याद करने का दिन है। जहाँ माँ, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, और बस आगे बढ़ती रहें। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। हम जो करना चाहे कर सकती हैं। इससे अच्छा सुनहरा मौका पहले कभी भी नहीं था। हर प्रकार से सरकार भी ऐसी आई है, मोदी जी हमारे साथ हैं, तो हम, मुझे लगता है कि आसमान छू सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय रेलवे ने कई जगहों पर अनूठी पहल की है। दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह महिला संचालित गुड्स ट्रेन संचालित की गई। शनिवार सुबह 10 बजे स्टेशन से एक लोको पायलट, 2 सहायक लोको पायलट और 2 गार्ड सहित
सभी महिला कर्मचारियों से परिचालित गुड्स ट्रेन रवाना की गई। महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे ने एक पूर्णतः महिला कर्मचारी युक्त ट्रेन संचालित की। मुंबई शिरडी वंदे भारत में पूर्णतः महिला चालक दल शामिल रहा। उधर दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल ने पूर्णतः महिला चालक दल के साथ ट्रेन का संचालन किया। महिलाएं तो आजकल हर फील्ड में हैं, तो मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम रेल में काम कर रहे हैं और सारी लड़कियों को मतलब अगर ऐसा कुछ मिलता है मौका तो करना चाहिए। काफ़ी गर्व तो होता है वर्किंग करने में। काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे घर वाले हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो हम ये सारा काम काफ़ी इजीली कर पाते हैं। मेरा मैसेज यही रहेगा कि सिर्फ आज कोई विमेंस डे ना बनाएं। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो बस आज के दिन को एक नाम दिया गया है, बट हर दिन विमेंस डे है, तभी इस देश की महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन सीजन 2 सशक्त नारी को हरी झंडी दिखाई गई। तेलंगाना में हैदराबाद सिटी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रन फॉर एक्शन 2025 कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय नौसेना ने वीडियो जारी किया है, जिसमें महिला अधिकारियों द्वारा समुद्र में साहस और संघर्ष का जिक्र किया गया है। वीडियो में नौसेना ने 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा का जिक्र करते हुए बताया कि अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना के जहाज INS वीर तारिणी पर दोनों ने विश्व भ्रमण यात्रा शुरू की। दोनों अधिकारियों ने खतरनाक तूफानों का सामना करते हुए और समुद्र के उग्र ज्वारों को पार करते हुए देश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। राजधानी दिल्ली में नारी नेतृत्व से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नारी शक्ति का वंदन करने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। वहीं इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री देवी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन काल और उनके योगदान से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को दर्शाते हुए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें कई तरह के नृत्यों का समायोजन देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एक सामान्य परिवार से आने के बाद राष्ट्रपति बनने तक की अपनी यात्रा को भी देश की महिलाओं की विकास यात्रा की ही एक कड़ी बताया। वहीं उन्होंने एक समाज के तौर पर कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका को लेकर संवेदनशील होने की भी बात कही। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। हम सब जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षक माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उसके शिक्षा के लिए छुट्टी ले लेती है, तो उसका ये उद्यम भी समाज की भलाई के लिए है। इसीलिए उसी दिशा में, उसी नजर से उनका देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे भाग में एक उच्च स्तरीय पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों, महिलाओं के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मातृशक्ति के सम्मान को केंद्र में रखकर जीरो FIR, EFIR तथा एविडेंस प्रोड्यूसर सिंप्लीफिकेशन, एविडेंस प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन जैसे अनेक प्रोविजन किए गए हैं। सैन्य बलों व सेवाओं में वुमेन ऑफिसर्स का परमानेंट कमीशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना में भी हमारी बेटियां सीमा प्रहरी के रूप में हम सभी का मान बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के प्रचार और महिला दिवस में सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए #SheBuildsBharat का भी प्रयोग किया गया। 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और ऐसे आयोजन महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं जिस तोहफे का दिल्ली की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था, उसकी घोषणा शनिवार को हो गई है। दिल्ली की महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है और योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, महिला समृद्धि योजना को मंजूरी। पात्र महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2,500 रुपए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी समिति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को रेखा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। दिल्ली में पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए मिलेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी जनता से किए गए हर वायदे को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और जी नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है। दिल्ली में रेखा सरकार के इस ऐलान से बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं काफी उत्साहित नजर आईं। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी कहती रही कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, बट वो कभी कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने जैसे ही पार्टी जीती, देखो यमुना की सफाई शुरू कर दी। दिल्ली में रेखा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण किए जाने का ऐलान किया है। इसके मानक और लाभार्थी तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में समिति बनाई गई है। जाहिर है बीजेपी दिल्ली सरकार गठन के बाद अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना इसी दिशा में उठाया गया रेखा सरकार का एक बड़ा कदम है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में पिछले एक दशक में हुए महिला उत्थान की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात बदले हुए नजरिए की करेंगे। 2014 में देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जो प्राथमिकताएं तय की थी, उनमें प्रमुख थी जीवन के हर क्षेत्र में नारी शक्ति की नई उड़ान। बीता एक दशक इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयासों का गवाह रहा। देखिए ये रिपोर्ट। – 2014 में देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जो प्राथमिकताएं तय की, उनमें प्रमुख थी जीवन के हर क्षेत्र में नारी शक्ति की नई उड़ान। बीता एक दशक इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयासों का गवाह रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन चलाने से लेकर ड्रोन उड़ाने तक और खेल के मैदान में लोहा मनवाने से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान में अलग पहचान बनाने तक देश की बेटियां वो सब कर दिखा रही हैं जिसके बारे में पहले शायद सोचना भी मुश्किल था। आर्थिक सशक्तिकरण हो या राष्ट्र की रक्षा का मजबूत प्रण, महिलाओं की भरपूर भागीदारी देखकर देश का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। पहले की सरकारों ने एक दो योजनाएं शुरू करने को ही महिला सशक्तिकरण का नाम दे दिया था। मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के
भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीक की पहुंच देर से हो पाती थी, आज वहां महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। इस पहल से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ गांव की खुशहाली में नारी शक्ति की प्रमुखता से हिस्सेदारी भी बेमिसाल है। देश की बेटियों का ये आत्मविश्वास खेत खलियान से अनंत आसमान तक दिखता है। नारी शक्ति की इसी भागीदारी ने चंद्रयान 3 मिशन जैसी शानदार कामयाबी दिलाई। ऐसी सफलता जिसे दुनिया का कोई और देश नहीं पा सका। चंद्रयान 3 में महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले एक दशक में नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में उनकी अग्रणी हिस्सेदारी को मजबूत किया है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक महिलाओं में आशा आकांक्षाओं का नया संचार हुआ है। यही आशा आकांक्षा और आत्मविश्वास देश की रक्षा पंक्तियों की भी नई ताकत बना है। बेटियों को लगातार प्रेरणा देने वाले पीएम का एक ही लक्ष्य है कि वो हर क्षेत्र में सबसे आगे रहें। और यही बेटियां जब किसी मंच पर देश का नाम रोशन करती हैं, कोई उपलब्धि अपने नाम करती हैं, तब प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अलग खुशी, एक अलग संतोष दिखाई देता है। बीते एक दशक में देश की प्रगति तो शानदार है ही, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी की गति भी अभूतपूर्व है। सफलता के आकाश में उपलब्धियों की ये उड़ान वाकई बेमिसाल है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुभद्रा योजना की दूसरी किश्त जारी की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बहरामपुर के अम्बपुआ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शनिवार को सुभद्रा योजना की 1.18 करोड़ महिला लाभार्थियों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की। सुभद्रा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को अपने जन्मदिन पर ओडिशा में किया था। सुभद्रा योजना के लाभार्थियों के रूप में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार 5 वर्षों में इस योजना पर 55,825 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। वहीं समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी भाग लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2015 में मॉरिशस का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion, and in addition the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate in the ceremonies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अन्य बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान भारत की मदद से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister Modi and Prime Minister Ram Ghulam will together inaugurate a few projects that have been implemented with Indian assistance, and will also witness the signing of several MOUs on cooperation in the field of capacity building, bilateral trade, tackling of cross-border financial crimes, and promoting small and medium enterprises. There will also be an interaction with members of the Indian community, Friends of India, and socio-cultural organizations in Mauritius during the visit.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समुदाय और व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत की और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। I don't think any prime minister has invested as much in the relationship with the diaspora as Narendra Modi has done. And the importance, the concern, the value that we put on the diaspora as a connect to the world, this wonderful term living bridge, I think is something really extraordinary. And it's not just an emotion. I think there is a deep understanding behind that, an understanding that in many ways it is the diaspora which shapes the image of India across the world. केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज तेलंगाना के महबूबनगर जिले के दिवितीपल्ली में गीगा फैक्ट्री 1 की आधारशिला रखी। फैक्ट्री की पहली यूनिट लिथियम आयन सेल निर्माण से संबंधित है। इसे औद्योगिक और ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी हमारा राजा बैटरीज द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भविष्य में बैटरी प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए स्टील और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की तरह बैटरी प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण है। गीगा प्लांट लिथियम आयन बैटरी पैक बनाता है जो विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और ये इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों को आपूर्ति करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कंपनी की कुछ निर्माण इकाइयों का भी उद्घाटन किया जो सेल ऊर्जा खनिज आदि से संबंधित है और इस अवसर पर उन्होंने कंपनी की बैटरी पैक सुविधाओं का भी दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि दिवितीपल्ली रेलवे स्टेशन का जल्द ही आधुनिकीकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेलंगाना के लिए रेल बजट में 10 साल पहले की तुलना में 6 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने केंद्र द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री का हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मंत्रियों और अलग अलग मंत्रालय और विभाग के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ये आज के युग में जैसे स्टील और केमिकल है वैसे ही बैटरी टेक्नोलॉजी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देश के लिए जरूरत है बैटरी की टेक्नोलॉजी को, सेल की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, समझना और उसमें लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट डेवलपमेंट करना। शनिवार का दिन यूपी के औद्योगिक विकास और निवेश के लिए बेहद अहम रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्तावित भारत विकास केंद्र परिसर का शिलान्यास किया और इसके अलावा सीएम ने अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्तावित भारत विकास केंद्र यानी कि आईडीसी परिसर का शिलान्यास किया। ये परिसर एआई, क्लाउड और सुरक्षा में प्रगति के लिए एक केंद्र के तौर पर काम करेगा, जिससे देश में माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी की उपस्थिति का विस्तार होगा। ये कैंपस एआई, क्लाउड एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए एक हब के तौर पर काम करेगा। प्रस्तावित नोएडा कैंपस के साथ माइक्रोसॉफ्ट भारत की एआई क्षमता को मजबूती देने और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं एवं डिजिटल नवाचार को समर्थन देने की दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये केवल 8 से 10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के उत्पादन में 65% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उत्पादन में भी 55% भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में
हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर व MOQ कंपनी का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज के आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार युवाओं की जरूरतों और वैश्विक परिदृश्य के अनुसार तकनीक पर नीतियां तैयार की हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक सिंगल विंडो बना रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए हमने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है। आज की मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक केयरलेस सिंगल विंडो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में शारदा केयर हेल्थ सिटी का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का होना अति आवश्यक है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से उनके निवास पर मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये सख्ती दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा के प्रावधान के बाद बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी गुजरात में पार्टी की जड़ें मजबूत करने के मिशन के अंतर्गत 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का दर्द भी झलक पड़ा है। मुमताज पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं का ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे को रोकने के लिए बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग फोर फ्रंट पे आए। 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा परिवार है और एक ईमानदार, जिम्मेदार और लॉयल जो कहते हैं, उस तरीके का परिवार रहा है। इस पे किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम शिद्दत से, मेहनत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, पर आज यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। गौरव द्विवेदी उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती के CEO ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के साथ पहले से ही मौजूद समझौता ज्ञापन के तहत सह निर्माण और सामग्री विनिमय पर जोर भी दिया और इस मौके पर DD न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार भी मौजूद रहीं।
We were here to invite the representatives and the top leadership of the National TV and Radio Company to participate in this summit, which will discuss various aspects of the media landscape during these 4 days. Along with that, there are many challenges which are open for creative people and technology companies from various countries, and the finalists will get an opportunity to come and participate in the program in Mumbai. So I request all the creative persons and all the technology persons from Uzbekistan to also participate in these online challenges and be a part of this program. We hope that different organizations, both from the government and private sector, if they work together, they can create high quality content for the audiences around the world, and this kind of cooperation will also go a long way in strengthening the ties between various countries, especially countries like Uzbekistan and India, which have had historical and cultural relation for many centuries. और वहीं इस मौके पर डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच पहले से ही समझौता ज्ञापन मौजूद है और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। This is a very good opportunity for Uzbekistan and us to cooperate in the news sector, because our DD India channel, which is the international news channel of India, we would welcome a lot of information on Uzbekistan, which we would like to present to our audiences, and similarly a lot of information from India can be shared with your news channels for presentation to the audiences in Uzbekistan. We already have a MOU in place. We would be very happy to activate it and work more closely together for news cooperation. मुरादाबाद में 22 साल से फरार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। इससे पहले मेडिकल परीक्षण कराया गया। आतंकी उल्फत हुसैन साल 2002 से फरार था और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग ले चुका है। ज्वाइंट ऑपरेशन में कल एक हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध रखने वाला टेररिस्ट जिसका नाम उल्फत हुसैन है, इसको सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ JNK से कल अरेस्ट किया गया और आज इसको हम लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए हैं। इनफैक्ट वर्ष 2002 में यहाँ पे उल्फत हुसैन अपने 4 साथियों के साथ, जो 4 लोकल थे, उनके साथ अरेस्ट हुआ था और काफ़ी मात्रा में इससे टाइमर्स, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव्स, 2 पिस्टल, एक AK-47, एक AK-56 बरामद हुआ था। कर्नाटक में 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना कर्नाटक के हम्पी जिला की है। वहीं इस दौरान आरोपियों ने पीड़ितों के साथ मारपीट भी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने लूट और हत्या का प्रयास मामले में केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले पर कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरासिद्दी ने बताया कि महिलाओं के साथ मौजूद 3 पुरुष पर्यटकों पर भी हमला किया गया और उन्हें एक नहर में धकेल दिया गया, जिनमें से एक पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं ये घटना बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे उस समय हुई जब रात्रि भोजन के बाद होम स्टे संचालक 29 वर्षीय एक महिला, इजरायली नागरिक और 3 पुरुष पर्यटक तुंगभद्र नहर के किनारे गिटार बजाते नजर आ रहे थे और पुलिस ने बताया कि पुरुष पर्यटकों में से एक अमेरिका से था जबकि अन्य ओडिशा और महाराष्ट्र के निवासी थे। 5 persons, 2 of them ladies and 3 men, were assaulted by 3 miscreants who had come there near Sanapur canal and had assaulted 3 men and had sexually abused 2 females also. So based on the complaint given by the victim, we had registered attempt to murder, robbery and rape case at Gangavati Rural Police Station, and based on the information we had, we have arrested 2 persons today. One of the person is Handi Mallesha alias Nandu Handi Malya. Another person is Chetan Sai. Both of them belong to Sai Nagar of Gangavati. We have to arrest one more person. They have given his name also. Very soon we will be arresting the other person. और वहीं आरोपियों के हमले में जान गंवाने वाले मृतक के पिता विभाष कुमार नायक ने कहा है कि आरोपियों के हमले में उसके बेटे विभाष कुमार नायक की मौत हो गई है।
वे पर्यटन के लिए भारत के अलग अलग शहरों में गए थे और इस दौरान कर्नाटक के हम्पी में उसकी हत्या कर दी गई। My son is Bivas Kumar Naik, who died recently here in this place. He was a tourist to different places he used to visit in India and abroad also. And a particular place we were visiting, and some miscreants came and they attacked and they pushed him in the canal, and he died. I have not seen even when they arrested. I know only my son died, and I visited the spot, and I found his body, and now body is here in the hospital. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कुछ लोगों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। दक्षिण 24 परगना के बुराईपुर में एक मंदिर में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है और घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना का उन्होंने विरोध किया और इस पर टीएमसी विधायक और अन्य गुंडे स्थानीय लोगों के साथ साथ भाजपा नेता राजर्षि लाहिड़ी को पीटने लगे। वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड में है। रमजान के दूसरे जुमे और होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दी है और इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खासकर विवादित स्थल के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मौके पर पीएससी भी तैनात की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि विवादित स्थल के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की है, जहां सुरक्षा की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया गया है। होली और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी। सीसीटीवी कैमरा पहले से बहुत अधिक लगाए गए हैं और एक सीसीटीवी कैमरा और विद वॉइस रिकॉर्डिंग का पूरा जाल बिछाया जा रहा है पूरे शहर में। इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो उसका पहले से पता चल सके। भारत और जापान के सेना अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। 2 दिन तक चली वार्ता में सालाना रक्षा सहयोग योजना, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, सैन्य शिक्षा, डोमेन एक्सपर्ट का आदान प्रदान, विशेष तकनीक और ऑपरेशनल ट्रेनिंग में सहयोग की संभावना तलाशने पर बातचीत हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना ने के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और CUNPK द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारियां दी गईं। उन्होंने भारतीय सेना के थिंक टैंक क्लॉस के साथ अलग अलग भू रणनीतिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी किया। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगोष्ठी में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही अन्य देशों से 18 प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में शनिवार से तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases
like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को तकरीबन 100% बढ़ाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका अदा करेंगी। With the launch of the flagship initiative, our country is taking significant leap toward in supporting our innovators. This platform is designed to provide crucial support to our scientists, researchers, and institutions, ensuring that their groundbreaking work is protected through patent and made available to public through seamless technology transfer. इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग योजनाएं भी हैं। उन्होंने ई संजीवनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। We have been working to ensure universal health coverage across the country. And one of the most pivotal steps in this direction has been deciding on the right interventions and integration of digital health technologies. गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 18 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से सुगम और किफायती हों, इस पर चर्चा होगी। साथ ही पुराने अनुभवों को लेकर भविष्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा सकती हैं, इस पर भी मंथन होगा। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल हुई और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसबीआई को प्रौद्योगिकी, स्थिरता और समावेशिता को अपनाकर आगे बढ़ना होगा। SBI has consistently upheld its commitment to ensuring economic progress across all income groups. By responsibly delivering financial services, SBI has shared its prosperity with stakeholders while supporting inclusive growth. Recognized as the face of social banking in India, SBI has played an instrumental role in implementing several key initiatives of the government of India in particular. In terms of assets, deposits, branches, customers, and employees, the State Bank of India's largest commercial bank, it is the largest commercial bank, enjoying the continuing faith of crores of customers across the social spectrum. और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है, वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली है। फाइनल में दोनों ही टीम के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में रविवार को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर 2013 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने पर लगी होगी। पिछले कुछ सालों में आईसीसी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया अब तक प्रतियोगिता में अजेय है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम को मैदान पर पटखनी देने में सफलता हासिल की है। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों ही टीमें दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इससे पहले सन 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। भारत के पास 1 साल के भीतर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड टीम से 25 साल पुराना बदला लेने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार चौथा फाइनल खेलेगी। रोहित टी20 वर्ल्ड कप के रूप में एक ही खिताब जिता सके। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने 2013 में खिताब जीता, लेकिन 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ
हार मिली। बात अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की करें तो आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने अब तक 30 मैच में कप्तानी की है, जिसमें 26 में टीम इंडिया को जीत मिली, जबकि 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में 2 अहम मौकों पर भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं और वो काफी अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं। कोहली ने पिछले 5 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाकर पुराने दिनों की यादें ताजा कराई हैं। कोहली और रोहित के अलावा उपकप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से भी योगदान की उम्मीदें होंगी। गिल और श्रेयस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में राहुल और हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो मोहम्मद शमी नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शमी ने 5 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद केन विलियमसन और रचिन रविंद्र होंगे, जो स्पिन को खेलने में खासी महारत रखते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनेर, माइकल ब्रेसवेल, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के रूप में धुरंधर स्पिनरों की चौकड़ी है, जो उनके लिए यही काम कर सकती है। केन विलियमसन भारतीय स्पिनर्स के लिए खासी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विलियमसन और रचिन रविंद्र ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारियां भी खेली थीं। गेंदबाजी में मैट हेनरी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, हालांकि चोट के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगे और रविवार की रात फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का नया बादशाह कौन होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।